दोस्तों जो अगला टास्क है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए वो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति GRN को आइडेंटिफाई करे। GRN बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। GRN का दोस्तों मतलब होता है जीन रेगुलेटरी नेटवर्क। जीन रेगुलेटरी नेटवर्क। तो दोस्तों होता क्या, अगर इसको थोड़ा सा विस्तार में समझें तो इस तरीके से होता है। ये क्या है, एक नेटवर्क है किसका, जीन्स का। तो आप इस तरीके से समझिए, ये जीन A है, ये B है, ये जीन C है, ये जीन D है, ये E है जीन, और ये जीन F है। मान लीजिए क्या है, आपस में क्रॉस लिंक है। A जीन C से कनेक्ट है, A का एक्सप्रेशन लेवल जीन C से कनेक्ट है, A का एक्सप्रेशन लेवल जीन B से भी कनेक्ट है, B का D से कनेक्ट है, और B का मान लीजिए E से भी कनेक्ट है, D का F से कनेक्ट है एक्सप्रेशन लेवल, E का भी F से कनेक्ट है, C का B से कनेक्ट है, A का E से भी कनेक्ट है, C का F से भी कनेक्ट है एक्सप्रेशन लेवल, और B का भी F से कनेक्ट है। तो ये दोस्तों क्या बन गया, एक तरीके से नेटवर्क बन गया। क्या बन गया, एक तरीके से नेटवर्क किसका, जीन्स का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टास्क में बताया कि अगर मैं D का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ाता हूँ तो E पे, उस पे अगर ये E से भी कनेक्ट है तो इसके एक्सप्रेशन लेवल बढ़ाने से जीन E पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है जीन E सप्रेस हो जाए, ये सप्रेस होने की वजह से जीन F का एक्सप्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। हो सकता है B का भी इससे बढ़ जाए एक्सप्रेशन लेवल। तो एक जीन क्या है, दूसरे जीन से इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए B का अगर एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हो सकता है D का घट जाए, है कि नहीं। मतलब हमारी साइकिल कैसे चल रही है, अभी ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर यहाँ से ये गया तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लेवल घट जाएगा। तो ये क्या है, पूरा नेटवर्क है। तो जीन रेगुलेटरी का, जो जीन को रेगुलेट कर रहा है जो नेटवर्क, उसको भी एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है दोस्तों, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, टास्क है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, साइटोस्केप। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये, जो कि जीन रेगुलेटरी नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। और भी कई सारे अलग अलग डेटाबेसेस हैं, शायद मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, मैं आपको बता दूंगा फ्यूचर में जब भी हम जीन रेगुलेटरी नेटवर्क पढ़ेंगे अच्छे से। तो साइटोस्केप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप जीन रेगुलेटरी नेटवर्क अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। सोचो इंसान के अंदर कितनी जीन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, और वो उसका जब आप ग्राफ देखोगे तो आप कंफ्यूज से होने लगोगे थोड़ा थोड़ा। तो इस सॉफ्टवेयर में आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। जो अगला टास्क हो सकता है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए, वो क्या हो सकता है, DNA स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। कि भैया DNA का क्या कीजिए, स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कीजिए। कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे किससे बनते हैं, हमारे सीक्वेंस से बनते हैं। चाहे ये प्रोटीन सीक्वेंस की बात हो रही हो, चाहे DNA सीक्वेंस की बात हो रही हो, चाहे RNA सीक्वेंस की बात हो रही हो। DNA सीक्वेंस हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, ठीक है, इस तरीके से। तो सीक्वेंस से ही हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं। और DNA तो बाय द वे वैसे भी क्या है, राइट हैंडेड कॉइल्ड, और सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर DNA का ही है। पढ़ेंगे ये भी आने वाली किसी वीडियो में, जब डिस्कस करेंगे सीक्वेंसिंग वगैरह, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको एक एक चीज़ विस्तार में। और जो अगला टास्क हो सकता है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन का, वो क्या हो सकता है, RNA स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। अलग अलग स्पीशीज के हम RNA भी क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्पीशीज के हम DNA स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फाइनली प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन भी एक तरीके का क्या हो सकता है, टास्क हो सकता है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों एक टास्क ये भी हो सकता है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए कि हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या करें, प्रिडिक्ट करें। यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्टिंग सी चीजें बतानी है कुछ। दोस्तों मान लीजिए आपके पास क्या है, सीक्वेंस है किसी भी प्रोटीन का, प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, और आपके पास दूसरी जो समस्या ये है कि इस सीक्वेंस का पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डेटाबेस में भी नहीं है, ना कभी बना है इसका स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, तो इस सीक्वेंस को आप क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है होमोलॉजी मॉडलिंग। होमोलॉजी मॉडलिंग, इसके लिए होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्विस मॉडल। स्विस मॉडल जो है एक्सपेसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एक्सपेसी एक बहुत बड़ा सर्वर है जो कि स्विट्जरलैंड का है, अवेलेबल एट एक्सपेसी।
तो एक्सप्रेसी कहाँ का है सर्वर? स्विट्जरलैंड का। और इस स्विट्जरलैंड में जो ये एजेंसी है जिसने एक्सप्रेसी को बनाया है उसका नाम क्या है? SIB। SIB का सही मतलब पूरा नाम क्या है? स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसने क्या करा है? SIB ने किसको बनाया है? एक्सप्रेसी को। और एक्सप्रेसी की वेबसाइट पे कौन सा टूल अवेलेबल है हमारा? स्विस मॉडल। और इस स्विस मॉडल की मदद से हम क्या करते हैं? होमोलॉजी मॉडलिंग। तो होमोलॉजी मॉडलिंग का सही अर्थ यह है कि किसी भी सीक्वेंस को इसमें डालो जिसका स्ट्रक्चर पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, फिर फाइनली क्या होगा? होमोलॉजी मॉडलिंग से एक स्ट्रक्चर हमारा बन के आएगा उस प्रोटीन का, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो नहीं होगा बट हमें एक आइडिया देगा कि जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं, जो हमारा सीक्वेंस होता है ना जिससे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी सीक्वेंस। तो होमोलॉजी मॉडलिंग क्या करेगा? इस क्वेरी सीक्वेंस का एक स्ट्रक्चर बना के देगा। ये स्ट्रक्चर ये दिखाएगा कि इस प्रोटीन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आई बात समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ कुछ स्कोर्स के बेसिस पे, आइडेंटिटी, सीक्वेंस आइडेंटिटी के बेसिस पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किससे? प्रोटीन के सीक्वेंस से। और उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 टूल यूज किए जाते हैं। एक तरीके से टूल नहीं कहूंगा, डेटाबेस ही है ये। एक तो है स्कोप, दूसरा क्या है? कैथ। स्कोप की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और कैथ की फुल फॉर्म है हमारी क्या? क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी होमोलॉजी। तो ये है हमारी कैथ की फुल फॉर्म। तो जनरली जो स्कोप काम करता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि जब ये स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो प्रोटीन डेटा बैंक में जितने भी स्ट्रक्चर सबमिटेड हैं तो उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करके इसने ऑटोमेटिकली रख रखे हैं। आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी दिख जाएगा प्रोटीन्स का जनरली। इसी तरीके से आप कैथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट ये पॉपुलर टूल हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। किसके? प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो जो अगला टास्क है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला वो क्या है? मॉलिक्यूलर डिजाइन एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग। डॉकिंग मेरा प्रिय विषय है। डॉकिंग पे किसी दिन मैं अच्छे से वीडियो एक बनाऊंगा, आपको पूरा डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं कि एक टास्क है किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन का, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिशियन इन फील्ड्स में काम करते हैं। मॉलिक्यूलर डिजाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अलग अलग तरीके के क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल, लाइगेंड या अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स डिजाइन करना। डिजाइन मतलब बनाना, ठीक है। तो इसके लिए जो एक मॉलिक्यूलर डिज़ाइन के लिए तो नहीं मैं कहूँगा, बट किसी भी आपको लाइगेंड का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कैमड्रॉ। तो एक तरीके से क्या करना है? मॉलिक्यूल, लाइगेंड या किसी भी कंपाउंड को डिज़ाइन करना। इस बेसिस पे डिज़ाइन करना कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या वो ड्रग लाइकलीनेस हो सकता है, ड्रग लाइक कंपाउंड हो सकता है कि उसे मतलब किसी मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं हम, नहीं या नहीं यूज़ कर सकते, लाइकलीनेस कंपाउंड्स। दूसरी तरफ क्या है? मॉलिक्यूलर डॉकिंग। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया डॉकिंग मेरा प्रिय विषय है, इस पे किसी दिन अच्छे से चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मतलब ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड लाइगेंड। तो रिसेप्टर हमारा क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है कोई भी, और लाइगेंड क्या होते हैं? हमारे ड्रग लाइक मॉलिक्यूल्स या ड्रग लाइक कंपाउंड्स होते हैं, कह सकते हैं आप। इनको क्या करते हैं? मान लीजिए लाइगेंड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, मैं रफ फिगर बना रहा हूँ आपको एक दिखाने के लिए। तो लाइगेंड को क्या करेंगे? इस पे टारगेट करवाएंगे और फाइनली क्या देखते हैं हम? फाइनल में इनकी RMSD वैल्यूज। RMSD अपर बाइंड देखते हैं, एक तो UP अपर बाइंड UB, और एक क्या देखते हैं? लोअर बाइंड, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, और फाइनली डेल्टा G की वैल्यू भी देखते हैं। जितनी कम RMSD होगी उतना ही अच्छा बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी होगी, बाइंडिंग उतनी ही अच्छी होगी लाइगेंड की रिसेप्टर के साथ। इसका बेसिक सा फंडा ये है, ये वाला फंडा यूज करता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। दूसरा लॉक एंड की मैकेनिज्म। सबसे जो पॉपुलर टूल है डॉकिंग के लिए वो कौन सा है? ऑटोडॉक वीना। ऑटोडॉक वीना आप सॉफ्टवेयर है बाय द वे, अगर ऑटोडॉक वीना आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्विस डॉक एक ऐसा टूल है जो कि एक्सप्रेसी पे अवेलेबल है, और अभी मैंने शायद आपको एक्सप्रेसी के बारे में बताया था। इसको रन कौन करता है? SIB, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और दूसरा टूल कौन सा है हमारा? ऑटोडॉक वीना। इससे हम क्या करते हैं? अपनी मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं। तीसरी चीज एक है वर्चुअल स्क्रीनिंग भी करते हैं। वर्चुअल स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हजारों लाइगेंड लोड कर देते हैं और वो रिसेप्टर पे क्या करते हैं? बाइंड कर करके उनके अलग अलग स्पेसिफिसिटी एक साथ दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप
एक तो तरीका ये है कि एक एक लाइगेंड को रिसेप्टर से टारगेट करवाइए। दूसरा क्या है, आप एक ही साथ क्या कीजिए, मल्टीपल लाइगेंड्स लोड कर दीजिए। तो वर्चुअल स्क्रीनिंग के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, पायरेक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल है। और ऑटोडॉक वीना तो है ही, और भी अन्य टूल्स हैं जो कि इतने पॉपुलर तो नहीं है बट कमर्शियल टूल्स हैं। तो ऑटोडॉक वीना उनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है। आई बात समझ में।